जय भीम साथियों। आज 15 मार्च 2022 है। कांशीराम साहब का जन्म दिवस, 88वां जन्म दिवस। पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनको मानने वाले, उनके अनुयायी, उनके कार्यकर्ता आज उनके 88वें जन्म दिवस के अवसर पर आपस में बधाइयों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं भी सुबह से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि कितने बड़े पैमाने पर उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले आज भी देश में मौजूद हैं। तो मुझे सुबह से ही ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी मेरे मन में कि आज के दिन मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को किस तरह व्यक्त करूं, क्योंकि आज से 5 दिन पहले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तथा 2 अन्य राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर हमने देखा कि कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी, जो कि उनके उनके जीवित रहते समय देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी। 16 राज्यों में उसके विधायक जीते थे, 4-5 राज्यों में उसके सांसद जीतते थे। आज वो पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई है और वोट के मामले में भी मात्र 12-12.5% वोट पा सकी है। 1984 में जब ये पार्टी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम साहब और उनके लाखों अनुयायियों ने बनाई थी, उसके 5 साल के बाद जो चुनाव हुए थे असेंबली के 1989 में, 1989 में, उसमें बीएसपी को 13 सीटें मिली थी, 13 विधायक जीते थे और 9-10% उसको वोट भी मिला था मात्र 5 साल के अंदर। उस समय पर आप लोग जानते हैं, खासकर पुराने लोग जानते हैं कि उस समय साधनों की कितनी दिक्कत थी, पैसे की कितनी दिक्कत थी। हमारे गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़े और फिर कई लोग जीते और कई लोग अच्छी स्थिति में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी रहे। और आज सारे साधन, धन संपत्ति, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, सब कुछ होने के बावजूद भी हम मात्र 1 सीट पा सके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत से ऐसे लोग मैंने सोशल मीडिया पर देखे कि 9 मार्च तक वो पूरे विश्वास के साथ बोल रहे थे। खुद मायावती बोल रही थी। मायावती का राजनीतिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार सतीश मिश्रा दावे के साथ बोल रहा था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि 300 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे, नतीजे आने के 1 दिन पहले तक। और जब नतीजा आया तो मात्र 1 सीट पार्टी को मिली। मेरा अपना आकलन इस बारे में चुनाव के नतीजे आने से पहले भी, उसके 1 महीना 2 महीने पहले भी, जो मैंने सोशल मीडिया पे कई जगह लिखा भी, कि मेरा अनुमान 5 से 7 सीटों से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि मेरा अनुमान भी गलत निकला और 5-7 भी नहीं, मात्र 1 सीट आ पाई। इतनी बुरी स्थिति, इतनी दुखद स्थिति जो 10 मार्च को हमारे सामने आई, ये हमारे लिए गंभीर चिंतन का विषय है कि क्या ये परिस्थिति अचानक पैदा हो गई? क्या मात्र कुछ महीनों में कुछ गलतियां होने के कारण, चुनाव प्रचार में, टिकट वितरण में कुछ गलतियां होने के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, या कोई बहुत गहरे और गंभीर कारण है जिस कारण से हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इतनी बुरी स्थिति में आज पहुंची हुई हमें नजर आती है? पिछले 10 वर्षों से मैं देश के कोने कोने में घूमकर अपने समाज के और पार्टी के लोगों को इस बात से आगाह करता रहा हूं कि मायावती जिस तरीके से पार्टी को चला रही है, जानबूझकर या मजबूरी में, इससे हमारी पार्टी का, हमारे आंदोलन का भविष्य बहुत ही बुरा हो सकता है। मेरी बातों को आमतौर पर गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ लोगों का मानना था कि मैं किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण
व्यक्तिगत किसी लालच के कारण या किसी अन्य कारण से मैं मायावती का विरोध कर रहा हूं। खैर, लोगों की अपनी समझ है, उनका अपना सोचने का तरीका है। 2012 में जो हश्र हुआ पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद, 2014 में 0 पर, 17 में फिर 19 सीटें आई विधानसभा चुनाव में, 19 में गठबंधन के बावजूद भी 10 सीटें ही आ पाई, और 22 में अब मात्र एक विधायक विधानसभा की सीट जीतने में है बीएसपी सफल हुई। तो ये जो गिरावट आई है, इस बात को मैं बार बार कहता रहा हूं, और आज से लगभग 1.5 साल पहले शायद अक्टूबर 2020 के अंदर मैंने फेसबुक लाइव प्रोग्राम किया था। आप मेरे वीडियो जाके दे सकते हैं फेसबुक पर। उसमें मैंने इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा किया था कि मायावती बहुत बड़े चंगुल में ब्राह्मणवाद के फंस चुकी है। सतीश चंद्र मिश्रा जो कि आरएसएस का एजेंट है, उसको नचा रहा है और वो नाच रही है। अब सवाल ये है कि एक सतीश चंद्र मिश्रा, एक ब्राह्मण आकर इतनी बड़ी पार्टी को उसमें घुसपैठ करके इतना ताकतवर कैसे हुआ कि मायावती जैसी लीडर भी उसके इशारों पर नाचने को मजबूर हुई है। तो इस बात को मैं इस तरह आपके बीच में रखना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। पहले हम समझें कि बीएसपी क्या है और बीएसपी की ये दुर्गति क्यों हुई। अगर आप इस देश का इतिहास उठाकर देखें तो पिछले 2000 साल के अंदर इतिहास में पहली बार इस देश का जो दलित शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, राजनीतिक तौर पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा हुआ, तो इतनी बड़ी ताकत बनी। और कांशीराम साहब के जीते जी तक एक देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी थी, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। लेकिन मायावती की जो कुछ गलतियां रही या अपराध रहे, उसकी वजह से वो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद के शिकंजे में फंस गई। आप जानते हैं कि इस पार्टी को बनाने के लिए कांशीराम साहब के साथ उनके लाखों अनुयायी, लाखों कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दिन रात से मेहनत की, त्याग तपस्या की। उसके कारण ये पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन इस पार्टी की ताकत का सबसे ज्यादा फायदा मायावती को मिला या उसने लिया। चाहे वो सांसद बनने की बात हो, विधायक बनने की बात हो, मुख्यमंत्री बनने की बात हो, पार्टी में कोई भी पद पाने की बात हो, सबसे ज्यादा लाभ अपने योगदान से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा लाभ मायावती को मिला। किस तरह मिला एक अलग विषय है, उसमें मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन इसका कारण यह हुआ कि मायावती का जो शायद एक जो बैलेंस था दिमाग का, वो अस्थिर हो गया। इस समाज ने मायावती को सब कुछ दिया, धन दिया, पद दिया, मान सम्मान दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया, सांसदी दी। केवल एक चीज जो उसके अचीव करने से रह गई थी, वो थी प्रधानमंत्री का पद। और शायद वो भी इसको मिल जाता अगर वो सब्र रखती। लेकिन उसे बहुत जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने की, और इतनी जल्दी थी कि वो कांशीराम जी की छाती पर पैर रखकर प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। और ब्राह्मणवाद ने इसी बात का फायदा उठाया। कांशीराम जी के साथ मायावती ने क्या किया, इसको बात मैं विस्तार से लिख चुका हूं, बहुत बार बोल चुका हूं, पूरे देश में बोल चुका हूं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मायावती का जो अपराध है कांशीराम जी के साथ, उसका पूरा फायदा इस देश के ब्राह्मणवाद ने उठाया, जो मनवादी पार्टी उन्होंने उठाया, उनकी सरकारों ने उठाया। और आज मायावती पूरे तरीके से उस चंगुल में फंसी हुई नजर आती है। तो ये प्रधानमंत्री बनने की जो हवस थी मायावती की, इसका नतीजा ये हुआ कि आज वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, एक सांसद या विधायक या गांव का प्रधान बनने लायक भी नहीं बची है। और पूरी पार्टी जो है, इतना बड़ा आंदोलन जो है, आज बिल्कुल जमीन में पड़ा नजर आता है। तो ये हम सबके लिए सोचने का विषय है, समीक्षा का विषय है। कांशीराम जी जो समीक्षा करते थे, वही समीक्षा करने में आज आपके बीच में आया हूं कि पिछले 15 साल में, 20 साल में, जिसको हम पोस्ट कांशीराम फेस
इस पार्टी का इस आंदोलन कह सकते हैं, इस फेज में हमारी पार्टी, हमारा आंदोलन कहां पहुंचा है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट, इसकी शायद बहुत लोगों को अपेक्षा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, आशंका नहीं थी। लेकिन मैं कई सालों से ये देख रहा था, मैं बोल रहा था, बार बार आप लोगों को आगाह भी कर रहा था कि ये स्थिति आएगी कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और आज वो स्थिति आ चुकी है। आज बातें बहुत सी हैं कहने के लिए। मैं कुल मिला के जो आज के दिन अपनी बात को सीमित रखते हुए सिर्फ एक अपील, जो हमारे बीएसपी के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मिशनरी लोग हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, मुझे लगता है कि रस्मी बधाई जो हम एक दूसरे को देते हैं, उसके परे जाकर हमें एक गंभीर और गहरा आत्मचिंतन करने की बहुत जरूरत है। अगर हम उसको करने में असफल रहते हैं तो भविष्य को लेकर मैं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूं। लेकिन आज भी मेरा यह मानना है कि कांशीराम साहब की जो विचारधारा है, उनका जो दर्शन है, उनकी जो ऊर्जा है, जो उन्होंने समाज में विश्वास पैदा किया, वो आज भी पूरे देश के कोने कोने में लोगों में विद्यमान है। इस बात को मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि वो उम्मीद आज भी बाकी है। अब मायावती ने जो किया, वो मायावती के अपराधों की सजा पूरा बहुजन समाज आज भुगत रहा है, और कब तक भुगतेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज समाज भी भुगत रहा है और मायावती खुद भी भुगत रही है। आज जिस स्थिति में वो पहुंच चुकी है, उसके लिए बहुत दर्दनाक और दुखदायी स्थिति होगी, इस बात को भी मैं महसूस कर सकता हूं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री बनने के लालच में वो प्रधान बनने लायक भी नहीं बचेगी। खैर, मायावती का किया उसके साथ में है, लेकिन इस समाज को जिंदा रहना है, समाज को आगे बढ़ना है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो कांशीराम साहब के जो लोग हैं इस देश के कोने कोने में, जो आज बहुत दुखी भी हैं, व्यथित भी हैं और क्रोध में भी हैं, गुस्से में भी हैं, कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। बहुत से लोगों ने मुझे फोन किए पिछले 4-5 दिन में देश के कोने कोने से, और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया मेरे से कि हम लोग बहुत, हमारे परिवार के लोग बहुत गुस्से में हैं कि हमारे 3 सालों की मेहनत, हमारी त्याग तपस्या मायावती ने सबको बर्बाद कर दिया है। और उनकी इस भावना को मैं समझ भी सकता हूं। लेकिन कांशीराम साहब जैसा कहते थे, आप में से बहुत लोग जानते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने भी निकल आते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चाहत है तो रास्ता भी निकलेगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अपने जो पुराने हमारे अनुभव हैं, उनसे हमें सीख लेते हुए अपने लिए एक ऐसी शुरुआत या ऐसा रास्ता हमें बनाना पड़ेगा, ताकि इस अंधेरी सुरंग जिसमें मायावती ने हम सबको डाल दिया है, इस देश के करोड़ों लोगों को डाल दिया है, इस सुरंग से बाहर निकलने के लिए हमें एक तरीका अपनाना होगा, रास्ता अपनाना होगा। क्योंकि आज समय का, मैं मेरी बात को मैं बहुत सीमित रखना चाहता हूं, सिर्फ क्योंकि आज कांशीराम साहब का जो जन्म दिवस है, इस अवसर पर मैं आपसे कुछ अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहता था। और पिछले 15-20 साल का जो एक दौर है कांशीराम साहब के जाने के बाद का, उसमें जो एक समीक्षा जो शब्द है या रिव्यू करने का जो हमारा एक चलन था कांशीराम जी के समय, उसको बंद कर दिया गया। मुझे लगता है आज हम सब लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी, अपने आसपास के समाज या कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन, मनन, विश्लेषण करने की जरूरत है कि हम इस स्थिति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कौन दोषी है, और इस स्थिति से निकलने के लिए ये जो आज एक पूरा शिकंजा जो बहुजन समाज, बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी के आसपास मायावती की मूर्खताओं या उसकी बेईमानी के कारण आज कसा जा चुका है, इसको तोड़ने के लिए हमें एक रास्ता निकालना होगा। इसके लिए मैं आज तो नहीं, शायद कल शाम तक
अपने इसी विषय को लेकर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे जो वर्तमान परिस्थिति है इसको देखते हुए आगे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या रास्ता बनता है, किस तरह हम इस आंदोलन को बचाएं, किस तरह हम अपनी पार्टी को बचाएं जिसमें लाखों लोगों ने मेहनत की है, लाखों लोगों को का इसमें त्याग और तपस्या लगी है, जिसको मायावती, मिश्रा और उनके परिवार के लोग किस तरह से कुंडली मारकर एक नाग की तरह बैठ गए हैं। इन सब चीजों से पार पाने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबको मिलजुल कर सम्मिलित प्रयास करने की भी जरूरत है, चिंतन मनन की भी जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तो इसमें से कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। आगे मेरे इस बारे में क्या विचार है, मैंने क्या निष्कर्ष निकाला है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, इस बारे में मैं कल आपके बीच में दोबारा आकर अपनी बातों को आपके बीच में रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने विचार, आपका जो रिएक्शन है मेरे विचारों को लेकर मेरे साथ शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक नई पहल, एक फ्रेश तरीके से इस समस्या का समाधान निकालते हुए इस बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ने में सफल हो पाएंगे। कांशीराम साहब के 88वें जन्म दिवस के इस अंधेरे मौके पर, कि आज इतना अंधकार का समय है और कांशीराम जी आज इतने होते तो कितने दुखी होते, इस बात को आप लोग भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूं। तो इस अंधकार को उजाले में बदलने के लिए, इस बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति में बदलने के लिए हम सबको सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है। और मुझे लगता है उनके 88वें जन्म दिवस के अवसर पर हम असली बधाई एक दूसरे को देने का हकदार तभी होंगे कि जब हम इस परिस्थिति में से कोई रास्ता निकालने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने साथियों को तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि ये आंदोलन दोबारा अपनी पटरी पर आ सके और नई ऊंचाइयां छू सके। तो ये कुछ भावनाएं थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मुझे लगता है ये मेरी भावनाएं नहीं, आपकी भी भावनाएं हैं। और इसके लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत है कि हम एक रास्ता निकालें। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशी।